नमस्कार। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं जनरल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि जो कि दो एलिमेंट, दो मैटर या फिर दो किसी भी सबस्टेंस के बीच में एक रिएक्शन या रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है केमिकल रिएक्शन की मदद से। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर आपको अच्छे से केमिस्ट्री सीखना है तब आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो। अगर आपका केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीकनेस है या फिर केमिस्ट्री आपको अच्छा नहीं लगता है, तब ये हो सकता है कि आपका जो बेसिक नॉलेज है वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है आपको। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं जो कि आपको एक बेहतर नॉलेज दे सकता है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। यहाँ पे हम लोग जो वीडियो देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। वो महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला आपका पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है ये सीखना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कंपाउंड क्या होता है, फिर देखेंगे मिक्सचर क्या होता है, फिर देखेंगे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, और फिर देखेंगे एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये भी देख लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का या एटम का। फिर उसके बाद आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। आज हम लोग इतने टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर के बारे में। तो मैटर देखते हैं और मैटर को पहले क्लासिफाई करते हैं हम लोग। इसमें कुछ अपने को नॉलेज मिलेगा। मैटर क्या होता है, सबसे पहले कोई भी चीज जिसके पास मास हो और जो कुछ स्थान घेरता हो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग जब बातें करेंगे मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं तो पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं या फिर इसको द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य, देखिए द्रव अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है। तो ये द्रव्य है, ठीक है। इसको आप पदार्थ बोल सकते हैं, सबस्टेंस बोल सकते हैं। तो मैटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज, जैसे ये पेन है तो कोई भी चीज हो गया जिसके पास कुछ मास होता है और जो कुछ स्थान घेरता है उन सभी को हम लोग पदार्थ बोलते हैं या मैटर बोलते हैं। तो चाहे वो छोटा पार्टिकल हो, चाहे वो बड़ा पार्टिकल हो, चाहे वो आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, जैसे हवा के पार्टिकल मतलब उसमें एयर के पार्टिकल हो गए, गैसियस पार्टिकल हो गए। इवन हम लोग जब बातें करेंगे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन को भी एज ए कंसीडर किया जाता है मैटर के तौर पे, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि आपको मैटर यानी पदार्थ क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है। डिफाइन कर दिया है। अगर आपको मैटर को डिफाइन करना होगा तो किसी भी चीज को, जैसे इसको हमने यहाँ पे हाथ पे रखा तो इसका कुछ मास होगा और इसने जितना भी स्थान घेरा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये मैटर है, ठीक है। इसको दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे उसके भौतिक गुणों पे हम लोग चर्चा करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है भौतिक वर्गीकरण। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है भौतिक वर्गीकरण, और यही केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, रासायनिक वर्गीकरण। ये एक कॉमन सेंस की बात है। छोटी मोटी हिंदी इंग्लिश तो मैक्सिमम सभी बच्चों को आता होगा, फिर भी हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में हम डायरेक्टली उसको जो है कि इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्जन करते हुए चलेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो ये तीन तरह से क्लासिफाई होता है जो कि अक्सर आप लोग पढ़ते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का। तो सॉलिड का मतलब हो गया ठोस, और लिक्विड का मतलब हो गया द्रव। ये द्रव है और वो द्रव्य है।
और गैस का मतलब गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है? कोई सबस्टेंस जिसका एक वॉल्यूम फिक्स होता हो, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, इसको हम पॉकेट में रखेंगे तब भी पेन रहेगा, घर पे ले जाएंगे तब भी पेन रहेगा, कहीं पर भी रखेंगे तो इसके साइज में, शेप में, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। तो इसका एक मतलब जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गया सॉलिड का, कि इसको आप कहीं पर भी ले जाएंगे या रखेंगे, यानी कि इसको आप कहीं पर भी लेके कैरी करेंगे, इसके शेप साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो सॉलिड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि सॉलिड का जो शेप, साइज और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। जबकि यही लिक्विड में बातें करते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब कितना आपने क्वांटिटी लिया है। जैसे मान लीजिए कि आधा लीटर आपने दूध लिया, तो आधा लीटर दूध आप चाहे उसको लीटर में रखेंगे तो आधा लीटर की तरह दिखेगा, उसको आप चाहे तो बड़े थाली में ले लीजिए, उसको थाली में डाल देंगे तो जो जिस थाली का आपका वो शेप रहेगा उसमें डाल देंगे तो पूरा फैल जाएगा, वो थाली के आकार का हो जाएगा। या फिर किसी और बर्तन में डालेंगे तो उस बर्तन का शेप ले लेगा। यानी यहाँ पे क्या चीज फिक्स नहीं है, तो उसका आकार यानी शेप फिक्स नहीं है। जिस बर्तन में डाल रहे हैं उसी के बर्तन का वो आकार ले ले रहा है। और फिक्स क्या है? फिक्स उसका क्वांटिटी है, यानी वॉल्यूम है। अगर हमने आधा लीटर दूध लिया है तो कहीं पर भी रखेंगे तो आधा लीटर ही रहेगा। समझ में आ रहा है? जबकि गैस में क्या होता है? गैस का शेप, साइज, वॉल्यूम ये सब फिक्स नहीं होता है। गैस को आप किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा उस कंटेनर का पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी हो गई सॉलिड, लिक्विड, गैस की। अगला जो हम लोग देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि रासायनिक वर्गीकरण में देखेंगे तो ये दो तरह से होता है। एक होता है प्योर सबस्टेंस और एक होता है इम्प्योर सबस्टेंस। एक होता है शुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टेंस यानी शुद्ध पदार्थ, और इम्प्योर सबस्टेंस का मतलब क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। तो ये आपका हो गया शुद्ध पदार्थ और ये आपका हो गया अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हो गया और ये हो गया आपका अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसको कितने भागों में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल तीन तरह से कर दिया, केमिकल को दो तरह से कर दिया, प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस। इसको फर्दर हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। और इम्प्योर सबस्टेंस में जो आपका आता है वो आता है मिक्सचर। क्या आता है? मिक्सचर। तो मिक्सचर बोल दीजिए या फिर इम्प्योर सबस्टेंसेस बोल दीजिए, तो दोनों बातें एक हैं। ठीक है, इसको अशुद्ध पदार्थ बोल सकते हैं और ये आपका हो गया शुद्ध पदार्थ यानी एलिमेंट। एलिमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तत्व। एलिमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तत्व। और कंपाउंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यौगिक। कंपाउंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यौगिक। तो ये एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन था किसका? मैटर का। ठीक है, मैटर समझ में आ गया? मैटर क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सबस्टेंस जो आपको दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा हो। हाँ, किसी चीज को मतलब ऐसा नहीं बोल देंगे, जैसे किसी का किसी के प्रति अफेक्शन है यानी स्नेह है, तो वो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, और फिर जैसे और कोई चीज ऐसा मतलब इमोशनली जो अटैच हुआ हो, तो उसको हम लोग मैटर नहीं बोलेंगे। मैटर का मतलब कि जिसके पास कुछ मास हो और जो कुछ न कुछ स्थान घेरता हो। अगर मास होगा तो कुछ न कुछ जरूर उसका वॉल्यूम भी होगा, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तभी उसको आप क्या बोलेंगे? पदार्थ या मैटर बोलेंगे। और इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, फिजिकली ये तीन तरह से पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, गैस फॉर्म में मिलता है। बाकी और दो फॉर्म होते हैं ऐसे, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं जिसको, और एक बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। वो अलग मैटर है, वो उसको हम अलग वीडियो में देख लेंगे। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस जो सामान्य रूप से पाया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और केमिकल सबस्टेंस, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, प्योर सबस्टेंस और
इम्प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जिसमें किसी और चीज की इम्प्योर मतलब कोई और चीज न मिलाया जाए, वो इकलौता रहे, अकेला रहे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस आपका हो गया एलिमेंट एंड कंपाउंड, तत्व और यौगिक। जबकि वही इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आता है आपका, इसमें आता है मिक्सचर। आगे हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट का मतलब तत्व। तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये लोहे का टुकड़ा है, सपोज करिए ये छोटा सा, ये एक लोहे का टुकड़ा है। तो लोहे का टुकड़ा है, अब इसको आप कितना भी तोड़ेंगे, जैसे एक नॉर्मल सी अगर हम जानकारी आपको दें, तो जो लोहा होता है आयरन, आयरन वो मैग्नेट के प्रति काफी अट्रैक्ट होता है। अगर इसके बगल में जैसे मान लीजिए लोहा है अगर, तो इसके बगल में आप मैग्नेट यानी चुंबक रख दीजिए, तो ये तेजी से उसके प्रति आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा। तो अब ये इतना बड़ा है, इसको आप छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दीजिए, तो क्या उन टुकड़ों की प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाएगी? नहीं, वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पार्टिकल को, इस सब्सटेंस को आप कितना भी तोड़िए, ये अपना फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण को नहीं छोड़ेगा। यानी इसका जो भी जिसके साथ मतलब अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, मतलब आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो उसके साथ चाहे ये बड़ा टुकड़ा हो चाहे ये छोटा टुकड़ा हो, उन सभी के साथ छोटे और बड़े टुकड़े में कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा, सिर्फ वो साइज का डिफरेंस होगा। बाकी इनके इंटरनल प्रॉपर्टी मतलब इनके आंतरिक गुण पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमेंट का सिंपल सा जो मतलब होता है, जो किताब के अनुसार डिफिनीशन इसका लिखता है, वो क्या लिखता है कि ऐसा कोई भी चीज जिसको दो या दो से अधिक भागों में ना तोड़ा जाए उसको एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि इसका जो वास्तविक परिभाषा बोलेंगे, एक्चुअल डिफिनीशन बोलेंगे, वो ये कहते हैं कि कोई सब्सटेंस है, जैसे ये मान लीजिए इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा है ये सपोज करिए, क्योंकि ये आसानी से समझ में आ जाएगा, आयरन हर जगह मिल रहा है। इसको आप आधा पार्ट में तोड़ दीजिए, इसको आप छोटा पार्ट है, इसको आप एलिमेंट बोल सकते हैं अकेला। अभी हम लोग धीरे धीरे जब सीख लेंगे कि एलिमेंट, एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, ये सब धीरे धीरे जब पूरा वीडियो देख लेंगे, सीख लेंगे, तब आपको खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी, वास्तविकता पता चल जाएगा कि एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल ये सब क्या क्या है, ठीक है। तो मेनली जो एलिमेंट का डिफिनेशन होता है वो क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस है, इसको आप कितने भी छोटे पार्ट में तोड़िए, लेकिन ये अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए आयरन का पार्टिकल, इसको आप कितना भी छोटा छोटा तोड़ दीजिए, तो क्या ये अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा? नहीं, बस ये साइज में छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइज से कोई मतलब है नहीं। तो एलिमेंट का सिंपल सा जो डिफिनीशन आता है वो क्या कहता है, वो यह कहता है कि any substance which cannot be broken into two or more different substance आर कॉल्ड एलिमेंट। इसका क्या मतलब है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या लिखेंगे? हिंदी में अगर इसको हम लोग बताना चाहे तो कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ, यहां पे क्या है, एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस आर कॉल्ड एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आप इसको, जैसे मान लीजिए आयरन है, तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें से आयरन ही आएगा बाहर, तोड़ने पर भी वो छोटा पार्ट आयरन का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि लोहा है, इसको तोड़ देंगे तो एल्यूमिनियम बन जाएगा, एल्यूमिनियम है तोड़ देंगे तो कॉपर बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो एलिमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि तोड़ने के पश्चात भी वो अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो हिंदी में मीनिंग क्या होगा कि कोई भी पदार्थ जिसको दो या दो से अधिक भागों में न तोड़ पाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व। या दूसरा डिफिनेशन क्या देंगे,
कोई पदार्थ जिसको दो या दो से अधिक भागों में या जिसको दो या दो से अधिक विभिन्न भागों में ना तोड़ पाए। विभिन्न भागों का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये लोहे का पार्ट है तो इसको तोड़ने पे लोहा ही मिलेगा, या और छोटा तोड़ने पे लोहा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई और एलिमेंट मिल जाएगा, कोई और पदार्थ मिल जाएगा। तो इसको हिंदी में क्या समझाएंगे कि कोई पदार्थ जिसको दो या दो से अधिक विभिन्न भागों में ना तोड़ा जा सके, या फिर तोड़ने के पश्चात उसके फिजिकल यानी भौतिक एंड केमिकल यानी कि रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? तत्व यानी एलिमेंट। समझ में आया? तो एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? एलिमेंट बेसिकली आपके तीन प्रकार के होते हैं। एलिमेंट आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेटल यानी धातु जिसको बोलते हैं, मेटल धातु। और दूसरा होता है नॉन मेटल जिसको अधातु बोलते हैं। और जो तीसरा होता है सेमी मेटल, या फिर इसका दूसरा नाम है मेटलॉइड। हिंदी मीनिंग क्या है इसका? अर्ध धातु। ऐसे नाम देते हैं इसको। अब थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं कि मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल क्या होता है, धातु, अधातु और अर्ध धातु क्या होता है। तो देखिए मेटल का मतलब क्या होता है कि मेटल का कुछ ऐसा मेटल हम लोग किसी को तब बोलेंगे जब उसका एक ऐसा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो। जैसे सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को करंट जो है कि कोई करंट को छुआ, उसको मतलब वो टच किया और क्या हुआ कि करंट उसको झटका देने लगा। अब जब कोई उसके बगल में कोई आदमी रहेगा तो ऐसे मटेरियल से, ऐसे सबस्टेंस से उसको मतलब झटका देगा या मारेगा या हटाएगा ताकि उसमें जो है कि वो जो करंट है उसका फ्लो ना हो। कहने का सेंस ये है कि अगर किसी आदमी को करंट अगर लग रहा है, झटका लग रहा है, तो जो दूसरा आदमी आएगा उसको या तो सूखे बांस या सूखी लकड़ी इन सब से उसको हटाने का प्रयास करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो जो है कि लोहे के टुकड़े से उसको हटाने का प्रयास करेगा। तो दोनों में अंतर समझिएगा, एक बांस या सूखी लकड़ी हो गया और एक लोहा हो गया। तो यहां से जो बेसिक प्रॉपर्टी आता है, लोहे से क्यों नहीं हटा रहे हैं उसको, लोहे के रॉड से क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि वो जो आपका वायर है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन या वो करंट जो धारा है वो मेटल में बहुत तेजी से बहता है, और अगर नॉन मेटल होगा तो उसमें नहीं बहेगा। नॉन मेटल का मतलब अधातु यानी लकड़ी वगैरह हो गया, वो कार्बन से रिलेटेड हो गया, लाइक प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये आपके क्या है? अधातु। इसलिए मेटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं? जैसे आप लोहा है, मान लीजिए उसमें जंग लग गया, उसको रगड़ेंगे, किसी मटेरियल से रगड़ेंगे अगर, जैसे लाइक बालू का अगर सैंड पेपर से रगड़ेंगे तो क्या है कि वो मतलब चमकीला हो जाएगा, या मतलब उसमें थोड़ी सी पहले से चमक आ जाएगी, यानी शाइनिंग प्रॉपर्टी आ गई। और जबकि लकड़ी को कितना भी रगड़ लीजिए बालू कागज से या सैंड पेपर से, क्या उसमें चमक डेवलप होगा? नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटल। कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे क्या बोलते हैं, मेटल पहली बात जनरली सॉलिड होते हैं, सामान्यतः ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इकलौता जो नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड मेटल, इसको जानना जरूरी है आप लोगों को। लिक्विड मेटल में बातें करेंगे तो वो कौन आएगा? वो मरकरी आएगा, जिसका सिंबल Hg है। हिंदी मीनिंग क्या बोलते हैं इसको? पारा। तो इकलौता ये जो एलिमेंट है Hg यानी कि मरकरी यानी कि पारा, ये इस रूम टेम्परेचर पे यानी कि कमरे के तापमान पे क्या पाया जाता है? लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। और ज़्यादा चलेंगे 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो गैलियम नाम का जो मेटल होता है वो भी लिक्विड के फॉर्म पाया जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस। तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टी, मेटल सामान्यतः सॉलिड होते हैं,
जनरली वो सॉलिड होते हैं। इनके अंदर साइनिंग प्रॉपर्टी आता है, इनके अंदर रिंगिंग बेल प्रॉपर्टी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस, जैसे आप कभी स्कूल वगैरह के जब बेल लगता है तो देखते होंगे कि वो बड़ा सा वो लोहे का ही पार्ट लगा होता है, जिसको पीटते हैं तो बहुत दूर तक आवाज जाता है। ऐसा नहीं कोई लकड़ी या प्लास्टिक को लेके पीटते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, वो प्रॉपर्टी है जिसको सोनोरस बोलते हैं। और मेटल में और क्या पाया जाता है? लस्चरस यानी साइनिंग प्रॉपर्टी। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसको पीट पीट के पतली चद्दर में मतलब कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। मेलिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, पतली चद्दर में इसको हम लोग बदल सकें। जैसे मान लीजिए कि लोहा है, आज लोहे का कितना हम लोग जो है कि बड़ा बड़ा जो है कि पीट पीट के उसको जितना मर्जी चाहे उतना चौड़ा फैला सकते हैं। ठीक है, किसी लकड़ी वगैरह को, प्लास्टिक को पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि दे आर ब्रिटल, मतलब भंगुर होते हैं। और इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कन्वर्टेड इनटू वायर या थिन वायर। मतलब कोई ऐसा सबस्टेंस जिसको हम लोग उसको एक लंबे तार में परिवर्तित कर सके, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो जैसे मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट में आपका गोल्ड आता है। गोल्ड लाइक जैसे 2 ग्राम 5 ग्राम गोल्ड ले लेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। 2 किलोमीटर लंबी वायर का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ी वायर, मतलब उसको इतना पतला कर दिए कि हो सकता है वो आपकी आंखों से दिखे भी ना, इनविजिबल वायर। तो ये प्रॉपर्टी होती है कुछ मेटल की। ठीक है, नॉन मेटल में इन्हीं के आगे नॉन लगा देंगे तो नॉन मेटल हो जाएगा। अब मेटल में ये भी लिख सकते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये विद्युत धारा के अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, और जबकि ये क्या होते हैं? विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कुछ अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है? वो अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मतलब जो पेंसिल का निब होता है, या फिर आपका जो बैटरी होता है टार्च का, तो बैटरी में एक मतलब इस तरह से आप देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि ये बैटरी हो गया और बैटरी में इस तरह से उठा हुआ भाग होता है एक, ऐसे ऐसे, तो ये ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, या फिर पेंसिल का निब देख लीजिए, वो ग्रेफाइट होते हैं। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो ये एक अपवाद है। नहीं तो बाकियों जो प्रॉपर्टी है, जैसे डक्टिलिटी, इसमें डक्टिलिटी होता है, नॉन डक्टाइल होता है। लस्चरस होता है, नॉन लस्चरस। एक अपवाद है जैसे हीरा। हीरा मतलब चमकीला सबस्टेंस होता है, और वो भी आप लिख सकते हैं एक्सेप्शन में डायमंड। डायमंड के पास साइनिंग प्रॉपर्टी होता है। डायमंड के पास कैसा प्रॉपर्टी होता है? साइनिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका सिंबल क्या होता है ग्रेफाइट और डायमंड का, तो ग्रेफाइट और डायमंड क्या है? ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप का मतलब अपर रूप। जैसे विष्णु भगवान के कई रूप हैं, एक राम जी हो गए, एक कृष्ण भगवान हो गए, और भी कई रूप होते हैं। वैसे ही कार्बन के ये सब क्या है? एलोट्रॉप्स हैं, यानी अपर रूप। इसके एक से ज्यादा रूप बोलते हैं। जैसे कोयला, कोयला का भी अगर कोई सिंबल पूछेगा तो उसका भी सिंबल क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉन मेटल। अब सेमी मेटल का मतलब क्या होता है? सेमी मेटल यानी अर्ध धातु। अर्ध धातु का मतलब क्या होता है कि ऐसा सबस्टेंस या ऐसा एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाई जाती हो। ऐसा कोई सबस्टेंस या ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के बीच में पाई जाती हो, दे आर कॉल्ड सेमी मेटल या मेटलॉइड, या हिंदी में बोलते हैं अर्ध धातु। कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। लाइक सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी हो गए। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ये क्या है? सेमी मेटल यानी अर्ध धातु है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी था एलिमेंट का। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? ये भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व हुए होते हैं। जैसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं? डिफिनीशन समझते हैं। चलिए, तो यहां पे लिखते हैं व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, जब दो या दो से अधिक तत्व
आर कंबाइंड टुगेदर, आपस में जुड़ते हैं, कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स रेशियो बाय मास, इन फिक्स रेशियो बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक पदार्थों, एलिमेंट को, सॉरी पदार्थ यहां पे क्या है, एलिमेंट यानी तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में उनको मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, हिंदी मीनिंग है इसका यौगिक। ठीक है, तो कंपाउंड में समझा देता हूं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूल यानी अणु, अणु और यौगिक में क्या अंतर होता है, यानी मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपाउंड है क्या। तो डिफिनेशन लिखे, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स रेशियो बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन से मिला और बना लिया CO2। ठीक है, तो CO2 क्या है, अब इसका जो मास रेशियो हम लोग देखेंगे ना, ध्यान से देखिए, देखिए हम थोड़ी सी यहां पे बातें करते हैं। जो कार्बन है, कार्बन का जो मास होता है यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बोलते हैं इसको, परमाणु भार। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, अब जब कार्बन और ऑक्सीजन देखेंगे इसमें, इसका रेशियो C/O यानी कार्बन इस टू ऑक्सीजन का जो रेशियो देखेंगे, तो अगर एलिमेंट रेशियो देखेंगे तो 1:2 है, लेकिन अपने को क्या देखना है, मास रेशियो। तो मास रेशियो यानी द्रव्यमान अनुपात। तो द्रव्यमान अनुपात के लिए क्या करेंगे, कार्बन का मास रख देंगे कितना है 12 और ऑक्सीजन का मास रख देंगे कितना है 16। बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए 16 का गुना कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 32, यानी ये हो जाएगा 12:32, यानी ये 12:32। ठीक है, 12:32। या फिर इसको सॉल्व करेंगे, अगर 4 से डिवाइड कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 3:8 का रेशियो। तो इनका जो मास रेशियो है वो फिक्स है। अब आप बताइए CO2 कहाँ कहाँ से निकल सकता है। CO2 बहुत तरीकों से निकल सकता है। जैसे जो गाड़ियाँ चलती हैं तो उसमें पेट्रोल डीजल ये सब जो लगता है, तो उसमें जो वो ऑयल होते हैं वो बर्न होते हैं यानी धुआं निकलता है। तो वो जो धुआं है और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है, यानी CO2 तो ही तो है। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि कोई भी ऐसा कंपाउंड या फिर जिसको हम लोग कंपाउंड बोल रहे हैं, तो उनमें जो उनका एलिमेंट का मास रेशियो होगा वो क्या होगा, वो फिक्स होगा। अब CO2 चाहे वो किसी के गाड़ी का धुआं निकले तो CO2 होगा और उसका जो मास रेशियो होगा वो फिक्स होगा। चाहे हम जो मुंह से सांस छोड़ रहे हैं CO2, इनका भी जो अपना कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो होगा वो 3:8 होगा। तो कहने का सेंस ये है कि कंपाउंड क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक दूसरे से मिलके एक सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें उसका मास रेशियो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल आप चाहें तो देख सकते हैं, लाइक वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, H2O। H2O एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे है, और ये जो 2 है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 समझना, 1 को हम लोग लिखते नहीं है, बस यही समझिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, बट 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो H2O। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग मास रेशियो देखेंगे तो हाइड्रोजन का मास रेशियो देख रहे हैं, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, हाइड्रोजन का मास 1 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे है कितनी बार 2 बार, तो 1:2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2:2। ऑक्सीजन का कितना है 16। तो अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 2:16, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:8। ठीक है, तो कंपाउंड का सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं इनके फिक्स रेशियो बाय मास के रेशियो में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है,
आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट मिक्सचर क्या होता है। तो पहले ये समझना कि ये एक इम्प्योर सब्सटेंस यानी अशुद्ध पदार्थ में आता है। ये क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस का मतलब वो कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ सब्सटेंस एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे एक से ज़्यादा सब्सटेंस इन्वॉल्व हो गए हैं, इसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़ गए हैं। मिक्सचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रण। मिश्रण, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर combined together in any ratio by mass, in any ratio by mass is called mixture, is called mixture। यानी कि हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में उनको मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसी चीज को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। जैसे सपोज करिए आपके सामने एक एग्जांपल है, जैसे देखिए हमको मान लीजिए कि चाशनी बनाना है या शरबत बनाना है। तो शरबत बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चीनी लेंगे और पानी लेंगे। आपका मन करे तो नींबू, हल्दी, नमक जो भी डालना है डाल दीजिए इसमें। चीनी लेंगे और पानी लेंगे, मेन जो इंग्रेडिएंट है चीनी और पानी हो गया। तो क्या जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो क्या हम लोग ये देखते हैं या कहीं पे ऐसा किताबों में लिखा है कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डालना है या 4 चम्मच चीनी डालना है, ऐसा कहीं पे लिखा तो नहीं है। तो जब हमको ये कोई भी चीज इस तरह से दे दे कि कोई भी सब्सटेंस हम बनाते हैं तो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं जिसमें उसका कोई मान फिक्स नहीं रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको हम लोग नाम दे देंगे मिक्सचर। इसी को हम लोग नाम क्या दे देंगे, मिक्सचर। तो सिंपल सा डिफिनेशन यहां से क्या आता है, मिक्सचर को परिभाषित हिंदी में कैसे करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में एक दूसरे में मिला देते हैं तो उसी को मिश्रण कहते हैं। या इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हेन 2 or more substances are mixed together in any ratio by mass is called mixture। ठीक है। अब लेकिन हमारे पास मिक्सचर 2 तरीके के हो सकते हैं, याद रखना। देखिए ध्यान से, एक मिक्सचर इस तरह से हो गया चीनी और पानी का, ठीक है, जिसको मिलने पे जो सब्सटेंस बनता है उसको शरबत बोलते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, अगर हम यहीं पे कहें कि यहीं पे पानी ले लें और पानी में तेल डाल दें, ठीक है, तो पानी में तेल डालेंगे तो तेल और पानी, ये मतलब इसका कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, तेल और पानी का बन जाएगा मिश्रण। ये क्या बन गया, मिक्सचर, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रण। अब आप समझिएगा बातों को, हमारे पास 2 तरीके के मिक्सचर बने हैं। एक आपका मिक्सचर बना है चीनी और पानी का जो कि शरबत बना रहा है, एक पानी और तेल का जो कि इसका कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इमल्सन या इसको बोलते हैं पायस। इस मिक्सचर का नाम क्या है, पायस, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमल्सन। आजकल इमल्सन पेंट भी आने लगा है तो उससे भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तेल और पानी मतलब ऐसे सिंपल समझना है, इसको इमल्सन बोलते हैं पूरे मिक्सचर को, ठीक है। लेकिन इसमें और भी चीजें होती हैं, तो बस इतना समझ लेना है कि हमारे पास 2 प्रकार के मिक्सचर बने। मैं प्रकार क्यों कर रहा हूं, ऐसे समझना है क्योंकि यहाँ पे जब पानी और चीनी को आपस मिलाते हैं तो जो चीनी के पार्टिकल है वो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या कुछ देर के बाद आपको देखने पे लगता है कि नहीं नहीं देखो ये इधर चीनी का पार्टिकल जा रहा है, देखो 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 ये पानी का पार्टिकल जा रहा है, क्या आपको कभी ऐसा देखने में लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन जब भी आप पानी में तेल डालें, उसको कितना भी स्टेयर करे, हिला ले, घुमा ले, चम्मच से उसको मिला ले, 2 मिनट छोड़ दीजिए, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा।
वो रीजन आपको पता है, क्योंकि डेंसिटी का यहाँ पे कारण है। तेल की डेंसिटी कम ऊपर चला गया, पानी की डेंसिटी ज्यादा नीचे आ गया। यहाँ पे दो लेयर बन गए। देखो एक मैं बता दे रहा हूं, जैसे मान लो कि ये शरबत का एक ग्लास है, तो इसमें आपको क्या है कि चीनी और पानी के पार्टिकल पूरी तरह से डिसॉल्व हुए दिखेंगे। ऐसा कोई मतलब एक इस तरह से कोई लेयर नहीं बनेगा कि जैसे आप यहाँ पे तेल और पानी में डिसाइड कर दे रहे हैं कि ये देखिए ये यहाँ पे इसको जो है कि वाटर पार्टिकल यहाँ पे हो गए और ऊपर क्या बन गया, ऊपर हम लोग ऑयल के पार्टिकल बना देते हैं। तो यहाँ पे दो लेयर क्रिएट हो गया, ठीक है। मतलब इनके बीच में हम कह सकते हैं एक बाउंड्री आ गया, जबकि देखेंगे इनके बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं आ रहा है, कोई भी इस तरह का जो है कि दीवार क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आसानी से इसको आप बता सकते हैं कि तेल ऊपर है पानी नीचे है। तो ये दो तरह के मिक्सचर है। जो पहला प्रकार का मिक्सचर है आपका, ये जो फर्स्ट टाइप का मिक्सचर है, इस मिक्सचर का नाम है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और यहां पे आपका जो ये जो नया मिक्सचर बना है तेल और पानी का, जिसको पायस या इमल्सन बोल रहे हैं, इस मिक्सचर का नाम क्या है? इस मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। यानी मिक्सचर आपके दो प्रकार के हो गए, यानी मिश्रण दो प्रकार का हो गया। एक हो गया समांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर, एक हो गया विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मेरे ख्याल से आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा कि कब हम लोग बोलेंगे समांगी और कब बोलेंगे विषमांगी। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेश कर रहा हूं, जैसे नमक और पानी का घोल समांगी होगा कि विषमांगी होगा? होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा? क्या नमक को पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है? यस सर, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है। क्या कोई लेयर बनता है 5 मिनट छोड़ देने पे? नहीं बनता है। यानी ये जो नमक और पानी का घोल है आपका पहले वाली कैटेगरी में आता है, होमोजीनियस मिक्सचर में आता है। अच्छा, दूसरा मैं आपके सामने जो घरों में बच्चों का आप देखते होंगे कि जो दवाई का सिरप आता है, जो लिक्विड सिरप होता है, तो उसके बोतल पे लिखा होता है सेक इट वेल बिफोर यूज। दवाई को पिलाने से पहले या उसको यूज करने से पहले अच्छे से हिला लें। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आप उसको एक टाइम के लिए छोड़ देंगे तो उसके जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर चले जाएंगे, हल्के ऊपर हो जाएंगे और भारी वाले नीचे आ जाएंगे। उसमें दो अलग अलग लेयर बन गया। तो जहां पे लेयर बन जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो मिक्सचर हो गया, किसी भी चीज को किसी भी रेशियो में मिला दीजिए, मिक्सचर हो गया। और दो तरीके का मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, एक हेट्रोजीनियस, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जहां पे लेयर बन जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जहां पे लेयर नहीं बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया? आगे की जो कहानी है वो एटम्स है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। एटम को हिंदी में क्या नाम देते हैं? परमाणु यानी परमाणु। तो महर्षि कनाड सबसे पहले उन्होंने बताया था, चूंकि उस समय इतना जो है कि टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, लेकिन महर्षि कनाड अपने भारत के मतलब बहुत बड़े आप कह सकते हैं भगवान शंकर के पुजारी थे, और जिन्होंने बहुत पहले ही मतलब हजारों वर्ष पहले ही उन्होंने बता दिया था कि दुनिया का किसी भी पार्टिकल को आप कितना भी तोड़ते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। उस समय उस चीज को आप बोलेंगे परमाणु, और इसी को दोनों को मिला के क्या नाम दे दिया? परमाणु। तो आपको ये जानकारी पहले होनी चाहिए एज ए भारतीय होने के नाते कि एक डाल्टन तो आपके 1700-1800 के ईयर के आसपास उन्होंने बताया
कि एटम जो होता है वो दुनिया का छोटा पार्टिकल होता है, जिसको आप हिंदी में परमाणु ही बोलते हैं। आज उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया एटम, जिसको आपके जो कि महर्षि ने 1000 साल पहले ही बता दिया था, लगभग वो 1000 से भी ऊपर पहले जिन्होंने बताया था कि दुनिया का कोई भी ऐसा सबस्टेंस है जिसको आप एकदम अंतिम तक तोड़ते जाओ तो उसका जो पार्टिकल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं परम अणु, जिसको हम लोग कंबाइन करके क्या नाम दे देते हैं, परमाणु। तो ये तो अपने महर्षियों में पहले से इतनी ताकत थी, अभी भी है। तो इसको आपको तो पहले जानना होगा। फिर बाद में डाल्टन आए। डाल्टन तो बहुत मतलब उनके बाद में आए, तो उन्होंने कहा कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल जिसको तोड़ा ना जा सके। बाद में और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि नहीं, एटम को भी तोड़ा जा सकता है, वो तो बाद की बात है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देता है अपने को, ठीक है। तो डाल्टन ने कहा अगर आपको एटम को डिफाइन करना होगा, तो चूंकि अब नया जो जमाना आ गया था डाल्टन के समय, तब तक टेक्नोलॉजी आ गया था, तो उन्होंने कहा कि एटम को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर, और दूसरा इसको तोड़ा नहीं जा सकता, और दूसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया उन्होंने कि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, मतलब इट डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव, अत्यंत क्रियाशील होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, यह नेचर में फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो एटम की ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो एटम को अगर आपको सिंपली ऐसे अगर बताना हुआ, सपोज करिए एटम को बताना हुआ मतलब इस तरह से, तो आप देखते होंगे कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो जो अकेला अकेला फील करे, सिंपल सा मतलब होता है वही एटम है। जिसका दुनिया में कोई नहीं है उसको अनाथ ना कहिए, जिसका दुनिया में कोई नहीं है उसको आप एटम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एटम। जैसे ये देखिए, किसी भी चीज को अगर अकेले लिख दीजिए, जैसे हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का एटम हो गया। जैसे लिख दीजिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। जैसे आप लिख दीजिए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का एटम हो गया, ठीक है। जैसे आप लिख दीजिए Fe, यानी ये आयरन यानी लोहे का एटम हो गया, एटसेट्रा इत्यादि। तो ये अच्छी बात नहीं है किसी को अनाथ कहना, आप उसको एज ए एटम बोल सकते हैं कि एटम, एटम का मतलब समझ जाएगा कि इसका धरती पे कोई नहीं है, ये अकेला है। लेकिन याद रखें एटम ऐसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं और ये बना लेते हैं मॉलिक्यूल। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अणु। तो एटम का सिंपल सा मतलब पहले ये समझना है कि पहले दिया किसने था। सबसे पहले तो हमारे महर्षि कनाड ने दिया था। हजारों साल पहले इन्होंने बताया था कि जब किसी भी चीज को आप तोड़ते जाएंगे तो उसका जो अंतिम स्टेज आएगा उसको बोलते हैं परम अणु, जिसको मिला के क्या बोल देते हैं? परमाणु, ठीक है। फिर डाल्टन आए, उनसे बहुत मतलब ये 1700-1800 के आसपास आए, इन्होंने बताया कि एटम होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। फिर दो चार बातें इसमें उन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया परमाणु, और उसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसके गुण हो गए, यानी प्रॉपर्टीज हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये 3-4 प्रॉपर्टी अगर आप बता देंगे एटम के, तो वो एटम डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है अपने पास? आगे है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को बोलते हैं हिंदी में अणु। मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अणु। अब ये समझना है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ये सिंपल सा कुछ होता नहीं है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक एटम को आपस में मिला दीजिए, उसी को मॉलिक्यूल बोल दीजिए। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि ये अपने पास H2 कर दें, अगर देखिए अगर अकेला H है तो वो उसको बोलेंगे H एटम, यानी हाइड्रोजन का एटम। बट अगर ये H2 हो गया
तो इसको हम लोग बोलेंगे ये मॉलिक्यूल है, ऐसे बोल देंगे। समझ में आ रहा है? या फिर मान लीजिए H, ये O है, अकेला लिखेंगे तो ऑक्सीजन एटम बोलेंगे, लेकिन अगर ये मिल गया तो ये O2 बन जाएगा। वैसे ऑक्सीजन चाहे हाइड्रोजन वो एटॉमिक फॉर्म में पाए ही नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत अत्यंत क्रियाशील होते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो O2 क्या है आपका, एटम है कि मॉलिक्यूल है? तो सर ये मॉलिक्यूल है। अब चलिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, H2O क्या है सर, CO2 क्या है सर, N2O क्या है सर? N2O का जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, हंसाने वाला गैस, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जान लीजिए आप लोग। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या है। तो सिंपल सा मतलब है कि जहां पे एक से ज्यादा एटम आए उसको आप नाम देंगे मॉलिक्यूल। तो इसको आप बोलेंगे वाटर का फार्मूला है और इसको बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल होगा। ये भी मॉलिक्यूल है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दोनों एग्जाम्पल देखेंगे तो मैंने यहां पे लिखे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा था ये वाला, क्योंकि कंपाउंड का मतलब होता है कि कम से कम उसमें दो डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए कि कंपाउंड के बारे में बताया, तो अगर हमारे पास ये N2 है, N2, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट तो है, एक से ज्यादा एटम है, इसको आप सिंपली मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, अणु। लेकिन आप याद रखें इसको कंपाउंड यानी यौगिक नहीं बोल सकते, इसको कंपाउंड नहीं बोल सकते। जैसे देखिए ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं लेकिन ये आपके कंपाउंड यानी यौगिक नहीं होंगे। एक से ज्यादा एलिमेंट है लेकिन इनको हम लोग यौगिक नहीं बोलेंगे। यौगिक होने के लिए, कंपाउंड होने के लिए एलिमेंट एक से ज्यादा होना चाहिए, बट वो कम से कम दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। जैसे दो एलिमेंट डिफरेंट हो गए तब भी बोल देंगे। लाइक जैसे मान लीजिए H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें दो से ज्यादा एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये तो मॉलिक्यूल तो होगा, ये कंफर्म है। मॉलिक्यूल का सिंपल सा डिफिनेशन होता है जहां पे एक से ज्यादा एटम आ गए वही हो गया मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल तो होगा और साथ में क्या होगा, ये कंपाउंड भी होगा, कंपाउंड भी होगा और क्या होगा, मॉलिक्यूल। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले ये समझना है कि एटम क्या होता है। जो अकेला ऐसे इस तरह से लिखा जाए तो उसको एटम बोलते हैं, बट ये नेचर में ऐसे पाया नहीं जाता। ठीक है, लिखेंगे तो लिख सकते हैं ऐसे, हाइड्रोजन अकेला लिखा है तो हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन एटम, ऐसे N लिखा है यानी ये नाइट्रोजन है तो ये बोलेंगे नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है। जबकि यहीं पे N2 लिखा है यानी ये नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन का एटम नहीं है, ये नाइट्रोजन का क्या है, मॉलिक्यूल है। दूसरी बात आती है एक मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस है। तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक से ज्यादा कोई भी एटम रखने वाला सब्सटेंस मॉलिक्यूल बोला जाएगा। लेकिन कंपाउंड ऐसे नहीं डिफाइन करते हैं। कंपाउंड जैसे मान लीजिए P4 हो गया, P4 इसको बोलते हैं फास्फोरस, रेड फास्फोरस है ये, तो ये मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल होगा। बट बताइए क्या इसमें 4 एटम है फास्फोरस के, तो क्या ये कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड नहीं होगा। कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, दो डिफरेंट एटम होने चाहिए, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। समझ में आ रहा है। तो एटम क्या हो गया, जो अकेला इस तरह से रहता हो उसको हम लोग एटम बोलेंगे, रहता नहीं है मतलब ऐसे लिखा जाए तो एटम बोलेंगे। एक से ज्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल, मतलब एक से ज्यादा कुछ भी हो गया, H2 हो जाए, H2O, मतलब कुछ भी हो जाए एक से ज्यादा तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन क्या सभी को कंपाउंड बोलेंगे, नहीं। कंपाउंड होने के लिए एक से ज्यादा भी हो और कम से कम दो डिफरेंट एटम होने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एक और डिफरेंस आता है कंपाउंड और मिक्सचर में।
तो सिंपल से ऐसे समझिएगा कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब किसी एलिमेंट को, दो या दो से अधिक एलिमेंट को एक फिक्स रेशियो बाई मास में मिलाते तो कंपाउंड बनता है। मिक्सचर कैसे बनता है, दो सबस्टेंसेस को किसी भी रेशियो में मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर को हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, यानी भौतिक विधियों से उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को यानी यौगिक को, उसको भौतिक विधियों से सेपरेट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। ये फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड क्या है, फिजिकल मेथड का मतलब जैसे मान लीजिए कि इवोपरेशन हो गया, इवोपरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, यानी उसको धूप में रख दीजिए। जैसे नमक है तो उसमें पानी गिर गया है तो उसको धूप में रख दीजिए, पानी उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रोसेस हो गया। लेकिन पानी है, उसको आप धूप में रखेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं टूटेगा, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं टूटेगा। ये नहीं कि मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ये लिक्विड है, इसको आप हीट करेंगे तो ये H2O वेपर में चला जाएगा, ऐसे भाप बन जाएगा, वेपर वाष्प बन जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मिक्सचर। आगे हम लोग देखते हैं, आगे अपने पास क्या है, एटॉमिक नंबर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर। एटम के लिए कैसे डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर, तो सिंपल सा अगर आपको परिभाषा देना होगा, किसी एटम में जितने, अब आप देखिए पहले ये बात को समझिएगा कि कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे। तो बाद में जब पता चला कि नहीं, एटम जो होता है दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता है, इसको तोड़ा जा सकता है। तो जब तोड़ा जाता है तो देख लेते हैं कि किस किस चीज में तोड़ा गया है। तो तोड़ा गया है ऐसे कि इस तरह से। तो ध्यान से देखेंगे यहां पे, ये आपके पास क्या है, ये जो एटम है पूरा, एटम को तोड़ा जा सकता है। अब तोड़ा गया है, बाद में पता चला कि इसको तोड़ा जा सकता है, और उसके सेंटर में एकदम बीचों बीच इस तरह से जो चीज रखा गया है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नाभिक। तो जो सेंटर में पार्ट है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस यानी नाभिक, ठीक है। और जो मतलब ये जो आपके बने हैं अदर सर्कल्स जो बने हैं इसमें, ये वाले, इसको हम लोग बोलेंगे यहां पे सेल, ये कहलाएंगे सेल, सेल, सेल कहलाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेल यानी कि कोष। ये सभी हो गए आपके सेल या कोष, कोष हो गए। या इसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो जो अब इसको पता चला कि एटम जो है उसको तोड़ा गया, एटम को तोड़ा गया, तोड़ा गया किस में तोड़ा गया भैया, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में तोड़ा गया, इसको प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। और भी पार्टिकल है लेकिन अपने को उतनी गहराइयों में नहीं जाना फिलहाल, बस ये समझना है कि ये इन तीन पार्टिकलों में बेसिकली तोड़ दिया गया। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो यहां पे पाया जाता है, यानी कहां पे पाया जाता है, सेल में, यानी ऑर्बिट में पाया जाता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सेल या ऑर्बिट में, ठीक है। और यहां पे जो प्लस का साइन है, यहां पे पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो एटम को पता चल गया कि ये तोड़ा जा सकता है, तो तोड़ा गया तो उसमें बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल आते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब मूलभूत जो भी एलिमेंट, मतलब वो निकल के आए पार्टिकल, मतलब इसके अलावा अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम लोग नाम देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। तो एटम को तोड़ा गया फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस पे नो चार्ज लिख सकते हैं, नो चार्ज। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और इस पे नो चार्ज, ठीक है। और एटम में जितना
प्रोटॉन होता है, बस उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसीलिए हमको ये सब बताना पड़ा। तो आपको अगर डिफाइन करना हुआ एटॉमिक नंबर को तो कहेंगे एटॉमिक नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। तो ये सिंपल सा क्या मतलब होता है कि एटम में मौजूद जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। सिंपल सा डिफिनेशन होता है बस। और इतना याद रखिएगा कि अगर कोई एटम ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऐसा कोई चार्ज नहीं है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। इफ एटम इज चार्जलेस यानी न्यूट्रल, अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो सिंपल सा मतलब है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे? एक एटम के भीतर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का केमिकल रिएक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। केमिकल रिएक्शन में जो चीज पार्टिसिपेट करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि भाई अगर कोई एटम है उठा के अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया तो जाहिर सी बात है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। या एटम की प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। लेकिन लेने और देने के इस दरमियान इसके प्रोटॉन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है केमिकल रिएक्शन के लिए, ले रहा है तो भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो भी किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। प्रोटॉन का इनसे कोई भी रिश्ता नहीं है ऐसा। इसलिए जो एग्जैक्ट डिफिनीशन होता है एटॉमिक नंबर का वो हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। बात समझ में आया? जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लिथियम है, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 3। और इसके ऊपर आपको दिख रहा है कोई चार्ज नहीं, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी? 3। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक सोडियम। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर जेड से दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है उसको सिंपली जेड से दिखाते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। यानी कहने का मतलब है कि सोडियम में प्रोटॉन कितने होंगे? 11। और बताइए न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 11 ही होंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और आगे हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो फिलहाल ये समझना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, एटॉमिक नंबर। और जितना प्रोटॉन होगा उतना एटॉमिक नंबर होगा। अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, या जितना प्रोटॉन होगा उतना आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। यानी 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है एटॉमिक मास एंड मास नंबर। तो ऐसे समझिएगा कि एटॉमिक मास का जो परिभाषा होता है यानी डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि इट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम।
ये इससे निकल के आया है। और इतने ये जो पूरा इस चीज को बोल देते हैं AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं 1 AMU। तो यहां से आएगा 1 AMU क्या होता है, ये होता है 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। अब ये कहानी क्या है पहले ये तो समझ लीजिए, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब यह है, पहले ये समझिए कार्बन एक एटम है, ठीक है, और ये 12 क्या है, तो 12 आगे हम लोग पढ़ेंगे, आइसोटोप बोलते हैं एक टर्म को, आइसोटोप। तो कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है, और सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे। तो जो नेचर में पाया जाने वाला एलिमेंट कार्बन है वो 12 है, ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो कार्बन 12 को क्या किया, किसको बराबर इक्वल भागों में तोड़ दिया। जैसे मान लीजिए ये कार्बन 12 एटम है और इसको हमने बराबर 12 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो उस 12 कोई भी एक पार्ट ले लेंगे इसका, अगर ये 12 पार्ट में है, 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए 12 पार्ट में, और इसका क्या करना है, अपने को एक पार्ट लेना है, एक पार्ट। तो यही जो पार्ट होगा इसको आप क्या नाम देंगे, 1/12 मास ऑफ 1C12, बस यही मतलब हुआ। और इसी को किसके बराबर लिख दे रहे हैं, 1 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसी का नाम क्या है, एटॉमिक मास। तो सिंपल सा मतलब समझिए, जब भगवान धरती पे इंसानों को भेजे थे तो क्या किलोग्राम लेके भेजे थे, नहीं, किलोग्राम तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना। भगवान जब भेजे थे धरती पे इंसानों को तो क्या कहे थे कि इतना लंबा चलोगे तो उसको मीटर बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो एक स्टैंडर्ड है। क्या कहे थे कि इतना लिक्विड दोगे या इतना दूध दोगे या फिर पानी दोगे तो उसको इतना लीटर बोलेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इंसान अपने मतलब सिंपल जीवन के लिए क्या है, कुछ चीज़ों को स्टैंडर्ड बना लिया है। वही हाल है कि यहाँ पे हमको एटम का वेट कैसे निकालेंगे, किसी ऐसे चीज़ का हमको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जो सभी के लिए लागू हो। तो वहाँ पे क्या ले लिया गया, कार्बन 12। कार्बन 12 को क्या किया गया, 12 बराबर भागों में बांट दिया गया, उसके एक भाग को निकाल लिया गया और उसी को नाम दे दिया गया कि इसके बराबर किसी भी एलिमेंट का जब वजन करेंगे तो इससे कितना गुना भारी होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे उसका एटॉमिक मास। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम को ही ले लेते हैं, तो सोडियम का सिंबल Na और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। तो 23 का मतलब क्या हुआ कि जब सोडियम को ऐसे मान लीजिए तराजू है, तराजू पे एक जगह हम लोग सोडियम एटम को रख रहे हैं और एक जगह हम लोग रख रहे हैं इस सबस्टेंस को। या जैसे आप सपोज करिए कि मान लीजिए कि आप तराजू के 2 पलड़े हैं और एक जगह आप खड़े होंगे और एक जगह क्या रखेंगे, किलोग्राम रखते जाएंगे। तो किलोग्राम 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 रखते जाएंगे और पता चला कि 50 बार जब रखते हैं तब जाके आपका वजन उसके बराबर हो रहा है। तो यानी आप क्या बोलेंगे कि आपका वजन कितना है, उसको जोड़ लेंगे, 50 किलोग्राम रखा गया था यानी आपका वेट हो गया 50 किलोग्राम। वही हाल यहाँ पे है। तो सोडियम को जब एक जगह रखा गया, एक जगह सोडियम को रखा गया और एक जगह इस पीस को रखा गया, मतलब इसका नाम क्या दे रहे हैं, ये कार्बन 12 का 1/12वां भाग है, इसको रखा गया। तो पता चला कि अभी ये बराबर हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब इसको 23 बार रखा गया, कितनी बार रखा गया, 23 टाइम्स रखा गया, तब जाके ये बराबर हुआ। तब हम लोग क्या कहते हैं कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 23 AMU। कितना होगा, 23 AMU। क्यों AMU बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक साइड आप है, एक साइड किलोग्राम को रखेंगे, तो किलोग्राम का क्या मतलब है, 1 किलोग्राम रखेंगे ना, तो 1 किलोग्राम वो उसका यूनिट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 50 बार रखेंगे, क्या रख रहे हैं, किलोग्राम, ठीक है। तो वो नाम आगे जो किलोग्राम आ रहा है वो उसके यूनिट को दर्शा रहा है। वही हाल यहाँ पे हो गया। तो सोडियम का जो हम कहें एटॉमिक मास होगा वो 23 क्या होगा, AMU के बराबर होगा। ये सिंपल सा मीनिंग होता है। तो हम कहेंगे कि सर
कि जब आप किसी भी चीज़ का वेट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया आपका कि आपका वेट कर रहे हैं 50 किलोग्राम आ रहा है, तो क्या आप ये देखते हैं कि एग्जैक्ट 50 किलोग्राम आता है? कभी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे आप देखते होंगे, अगर आप उस पर खड़े होंगे तो क्या एग्जैक्ट 50 किलोग्राम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वो 50.100 या समथिंग कुछ भी हो सकता है, मतलब वो ग्राम में आता है। क्या वो एग्जैक्ट डेटा को बता रहा है? क्या नहीं बता रहा है। अगर 50 किलोग्राम 100 ग्राम हो गया तो हम लोग नॉर्मली क्या बोल देंगे कि यार 50 किलोग्राम है। क्या वो 100 ग्राम का नाम लेते हैं? नहीं। या 50.009 पॉइंट में आ रहा है, ऐसा आ गया। लेकिन आप किसी चीज का जब वेट कर रहे हैं तो वो पॉइंट में आ रहा है। बट एक टर्म हो गया एटॉमिक मास, जो दूसरा टर्म हम बताने वाले हैं वो मास नंबर होता है। मास नंबर को बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान संख्या, और एटॉमिक मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु भार। परमाणु भार। तो ये क्या होता है, परमाणु भार को हम लोग वेट करके निकालते हैं, तो इसका जो डेटा है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ पॉइंट छोड़ के जाएगा। लेकिन ये मास नंबर, नाम के आगे नंबर लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मास नंबर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। मास नंबर का सिंपल सा मतलब होता है, मैं उसको इधर लिख देता हूं, यानी द्रव्यमान संख्या को जो सिंपल सा मतलब होता है, किसी एटम में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, उन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास आ जाएगा द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा मास नंबर। अब आप हमको ये बताइए कि मास नंबर क्या कभी पॉइंट में आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक नंबर है। मान लीजिए किसी में 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर क्या होगा? 20। क्या ये पॉइंट में आया? बिल्कुल नहीं आया। लेकिन उसी एटम को जब इस टेक्निक की मदद से आप वेट करेंगे तो वो भी 20 ही आएगा। लेकिन वो क्या एग्जैक्ट 20 आएगा? नहीं, वो हो सकता है कि 19.9 आए, तब भी उसको लगभग हम लोग 20 बोल देंगे। या वो हो सकता है वो 20 पॉइंट आगे समथिंग आए और लगभग उतना ही आएगा, तब भी हम लोग उसको क्या बोल देंगे? 20। तो इसलिए बोलते हैं एटॉमिक मास यानी जो परमाणु भार होता है वो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ये जो वैल्यू है ये पॉइंट में आता है, और मास नंबर ये एक एग्जैक्ट नंबर को शो करता है। लेकिन ये इतना आपको पता होना चाहिए कि मास नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है, यानी एटॉमिक मास वो बराबर होगा। इसको हम लगभग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डेटा पॉइंट में आता है और ये डेटा पॉइंट में नहीं आएगा। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि एटॉमिक मास और मास नंबर सेम ही आएगा, लेकिन एटॉमिक मास आपका पॉइंट में आ सकता है, और जबकि मास नंबर आपका कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला अपने पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया है कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर एटम पे कोई चार्ज न रहे, लाइक प्लस माइनस ऐसा कोई चार्ज न रहे, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो कहने का मतलब ये है, इफ एटम इज न्यूट्रल देन प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चार्ज आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। वो क्या होता है, वो सिंपल सा मतलब होता है एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का माइनस चार्ज विथ साइन। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सिंपल सा है, मतलब हो गया। अब आपके पास उस एटम के पास चार्ज रहे या न रहे, बट ये आपका जो फॉर्मूला है ये वैलिड रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि Na+ ले लिए, चार्ज वाला ले लिए, ठीक है। Na+, हम कहेंगे कि सर इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आपको ये याद रखना है चार्ज आने से उसका एटॉमिक नंबर नहीं बदलता। चार्ज आए मत आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है,
प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो भैया आपको जब प्रोटॉन कमी नहीं हुआ तो उससे आपका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी एटॉमिक नंबर आपका तब भी 11 ही रहेगा जितना न्यूट्रल कंडीशन में था। तो प्रोटॉन कितना होगा? एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला लगा दीजिए, चाहे कॉमन सेंस लगा दीजिए। प्लस का मतलब क्या है? उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया? जितना प्लस चार्ज है। तो कितना प्लस चार्ज है? एक प्लस चार्ज है। पहले कितना था? 11, एक दे दिया तो कितना हो गया? 10। या फिर अब फार्मूले से लगाएंगे, एटॉमिक नंबर हो गया 11 माइनस चार्ज कितना है? 1, साइन क्या है? प्लस, तो वही आएगा। कितना आ गया? 10। ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए S-2 का चार्ज वाला। तो इसमें बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या बदल जाएगा? नहीं, जो सल्फर का एटॉमिक नंबर होगा वही सल्फर -2 का भी होगा। कितना होगा? 11, सॉरी ये कितना होता है? 16। ठीक है, और इसका प्रोटॉन कितना होगा? वो भी 16 यानी 16 हो जाएगा। लेकिन बदलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे एटॉमिक नंबर? 16 माइनस चार्ज विथ साइन, तो -2 रखेंगे, यानी ये कितना आ जाएगा? प्लस, यानी कितना आएगा? 18। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। बात समझ में आ रहा है? ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालते हैं। लेकिन अगला जो हमारे पास बच रहा है वो क्या है? वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया हमको भी निकालो न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। तो यहां पे दिखा देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कहने का मतलब मास नंबर से है, यानी परमाणु भार बटे माइनस परमाणु क्रमांक कर देंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एटम को? एटम को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, ZXA। यहां पे जो A है, A ऊपर वाला, ये एटॉमिक मास को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? एटॉमिक मास को। ये सिंबल हो गया एलिमेंट का, सिंबल ऑफ एलिमेंट। और ये आपका जो Z है ये एटॉमिक नंबर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? एटॉमिक नंबर को। तो ये जो ऊपर वाला डेटा होता है एटॉमिक मास, और एक जो नीचे वाला डेटा होता है वो एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सा अगर न्यूट्रॉन निकालना होगा तो न्यूट्रॉन का मतलब n बराबर कर देंगे A माइनस Z, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये सिंपल सा आपके पास क्या आ गया? ये आ गया आपका फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम का ही ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। तो बताइए इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन 23 में से 11 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 12। सिंपल सा। तो न्यूट्रॉन निकालना और आसान है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर दीजिए, सिंपल सा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। अभी कुछ देर पहले जब बता रहे थे कार्बन तो आइसोटोप का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई एलिमेंट जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो। सेम परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग हो। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? आइसोटोप। अब देखिए समझिए एग्जांपल, जैसे कार्बन का ले लेते हैं 6C12, 6C13 और 6C14। आप देखेंगे ये नीचे जो होता है इसको हम लोग बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और जबकि ये क्या है? एटॉमिक मास। तो ऐसा एलिमेंट जहां एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोप। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्थानिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्थानिक। सिंपल सा, आइसो का मतलब होता है सेम,
और टॉप का मतलब क्या होता है, प्लेस। तो ऐसा एलिमेंट जहां पे सेम प्लेस पे पाए जाते होंगे उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोटोप। समझ में आ रहा है, यानी समस्थानिक। समस्थानिक यानी स्थान समान हो, तो स्थान इसका क्या होता है, समान होता है, यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होता है, तो उसका हम लोग नाम क्या देते हैं, आइसोटोप यानी समस्थानिक। और एग्जांपल देख लीजिए, 1H1, 1H2, 1H3। कॉमन नाम भी इसका चाहे तो याद कर लीजिए, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम, और लास्ट वाले का नाम है ट्राइटियम। ठीक है, तो प्रोटियम जिसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये क्या होता है, हैवी हाइड्रोजन हो गया, और ये ट्राइटियम हो गया। तो 1H1, 1H2, 1H3 आप देखेंगे यहाँ पे सभी का 1 1 1 क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये 1 2 3 क्या बदल रहा है, एटॉमिक मास। तो एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप। समझ में आ गया। आइसोबार, आज का ये लास्ट टॉपिक है, आइसोबार। तो आइसो का मतलब सेम हो गया, और बार का मतलब होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर, और वो मास से आता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसा कोई एलिमेंट उल्टा उसका कर देंगे जिसके पास एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसका जस्ट उल्टा आइसोटोप का। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, ये हो गया आपके पास क्या, आइसोबार, विथ हैव सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक मास है 40 40, लेकिन 18 20 क्या है, इनके एटॉमिक नंबर है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 7 नाइट्रोजन 14 और 6 C14, ये देखिए, तो 14 14 सेम है, यानी ये क्या है, एटॉमिक मास, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक मास सेम होता हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो छोटे छोटे टूल्स है बहुत हेल्प करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिए, एक बार कम समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम लोग ऐसे छोटे छोटे टूल्स को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है।